बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नया दिन है, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी स्क्रीन पे सोहाब सिल। ये स्क्रीन इस्लामाबाद से शेयर करते हैं मेरे साथ हरमीत सिंह। पहले उनके पास चलते हैं, फिर कल लाहौर में होने वाली हैपनिंग और खुशखबरी जो कि कल ही आपको मौसूल होगी वो उनसे भी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग जी। खुशखबरी सुनाए, पहले आप सुनाएंगे मैं सुनाऊंगी? बल्कि आवाम को खुशखबरी कल ही मिल गई थी, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन आजकल आपको पता है इतना स्ट्रेसफुल माहौल है कि छोटी सी खुशखबरी भी हो तो हम खुश हो जाते हैं। तो जनाब कल पेट्रोल जो है वो 2 रुपए सस्ता हो गया है, पूरे 2 रुपए सस्ता हुआ है। लेकिन खैर चले, हम खुश है इस बात से कि जो महंगाई है इस वक्त के कबर पर लात मारी है, वैसे ये कह सकते हैं। वैसे अच्छा मुहावरा था, हमें पसंद आया। 2 रुपए ये वैसे अगर महंगी करते हैं ना तो 25 से 30 रुपए फी लीटर महंगे कर लेते हैं, लेकिन जब सस्ती करनी होती है तो 2 रुपए 50 सेंट। तो मेरे ख्याल में इतना कोई रिलीफ तो मैं नहीं कह सकता हूँ उसको, क्योंकि जिस तरीके से हर चीज़ इतनी महंगी है, आटा, चीनी, चावल, आपका घी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको लग पता जाए कि जहाँ मार्केट में जाओ तो अंदाज़ा हो सकता है कि सब्जियों के जो रेट्स हैं इस वक्त बॉर्डर बंद होने की वजह से सब्जियों के रेट जो हैं वो भी आसमान से बातें करने लगी हैं। फलों की बात कीजिए तो हर तरफ आपको महंगाई तो मेरे ख्याल में 2 रुपए। अच्छा, इस महंगाई के अलावा ऐसे बहुत सारे मसाइल है जिस पर बात की जा सकती है, बिकॉज महंगाई हमारा एक परमानेंट मसला नहीं बन गया। हम सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि उसमें हर रोज़ एक मुश्किलात जो है उसमें इजाफा होता चला जाता है और एक से बढ़कर एक हम भी, मुझे लगता है कि हम जंगजू बन चुके हैं। सुबह सुबह उठते हैं और तैयार हो जाते हैं असले से लेस कि आज कौन सी जंग लड़नी है। पेट्रोल महंगा होगा या स्मोक की अगर हम बात करें तो भी मैं लाहौर में हूँ चूँकि मौजूद हूँ और आपको पता है कि मैं अपने ऑफिस सिर्फ आ रही थी घर से, तो आज कंपैरेटिवली पहले 2-3 दिन से स्मोक बहुत ज़्यादा थी। ओवर द वीकेंड आपने देखा कि पिछले वीक में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, फिर उसको अपलिफ्ट कर लिया क्योंकि बारिश हो गई थी। अब वेदर फोरकास्ट इस हवाले से क्या कहते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन आज अच्छी खासी स्मोक है लाहौर शहर में। रात को सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मोटरवे और हाईवेज पे जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनका कहना यह था कि ज़ीरो विजिबिलिटी है और सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब ही होगी अनटिल और अनलेस बारिश हो जाए। तो फिर हम ये दुआ भी करते हैं कि इस वीकेंड पर भी बारिश हो जाए, वरना एक बार फिर से स्मार्ट लॉकडाउन। और कुछ लोग बड़े खुश हो जाते हैं, बच्चे यकीनन छुट्टी पर खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ों को काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। इस मौसम की वजह से खासकर स्मोक को देखते हुए हम देखते हैं कि ज़्यादातर वो लोग जो कहीं ना कहीं कोरोना का शिकार हुए थे उनको बड़ी तकलीफ होती है सांस में। इसी तरह फिर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो भी बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ये असरअंदाज होता है। वैसे तो आपने हमेशा जितने भी हैं लाहौरी वो इंतज़ार में होते हैं कि सर्दियाँ आएंगी तो वही खाबों का रुख करेंगे, लेकिन बहरहाल जब भी सर्दियाँ आती हैं बहुत सारी अमराज अपने साथ लेके आती है। और वैसे स्मोक की बात कीजिए तो हम देख रहे हैं कि उसमें कम होने के बजाय हम देखते हैं कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोतरी हमें नजर आती है, जो कि नुकसानदेह है तमाम तर शहरों के लिए। बिल्कुल ठीक है ना। इससे होने वाली जो बीमारियां हैं, आप वायरल की बात तो कर रहे हैं लेकिन लोग काफ़ी खास से परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि गले में खराश और आंखों में चुभन जो है और जलन, इसका सिलसिला स्मोक की वजह से जो है वो जारी है। डॉक्टर्स ने कहा प्रिकॉशंस करें, बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें, अगर जरूरत है तो ही निकलें और बच्चों का भी खास ख्याल रखें। मास्क का इस्तेमाल बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी कोशिश करें कि कोविड के बाद भी इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ। आगे बढ़ते हैं हम प्रोग्राम में। हम अगर बात करें कल की हैपनिंग की तो आपको पता है हरमीत, कल बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था इस चीज़ को ओवर द सोशल मीडिया, आपके हलकों में भी, और जो क्रिकेट शायकीन है वो तो हर जगह इसको ही डिस्कस कर रहे थे। अगर हम बात करें बाबर आजम की तो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। शान मसूद को उसके बाद टेस्ट और शाहिन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तानी दे दी गई है T20 की, और उसके बाद एक तीसरा फॉर्मेट जो है उसके लिए फैसला करना अभी बाकी है। कल के मैच की, बाबर आजम पर जाने से पहले कल के मैच की हल्की से अगर हम बात करें तो इंडिया ने अब तक कोई भी मैच वर्ल्ड कप का हारा नहीं है। कल जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, ओ माय गॉड, हाई स्कोर तो किया ही किया और उसके बाद फिर 70 रन से न्यूजीलैंड को शिकस्त भी दी और उसके बाद एक के बाद एक रिकॉर्ड भी बनाया। तो जहां पर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, अपनी टीम को अप्रिशिएट करते हैं, हर क्रिकेट खेलने वाली टीम को अप्रिशिएट करते हैं, सो नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस थी और वो देखकर मैदान में लगा कि यस, उन्होंने कितना लंबा अरसा डेडिकेट किया है क्रिकेट के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम जो है उनका शुमार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ियों में होता है, नंबर 1 बैट्समैन में होता है और कमाल की उनकी बैटिंग लाइन है, जितनी वो मजबूत है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमने सारी चीजें कल देखी और खासकर पीसीबी की जानिब से कि पहले बाबर आजम जो है ट्वीट करते हैं और उसके बाद फिर अचानक जो है पीसीबी का अलग सरहदी अमल आता है। तो मेरे ख्याल में पीसीबी ने बहुत पहल कर दी, नहीं होना चाहिए था इस किस्म की कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए। और फिर क्योंकि बाबर ने अगर कह दिया कि मैं तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दे रहा हूं तो फिर पीसीबी का नहीं बन रहा था बयान कि वो भी ये बात करे कि हमने तो टेस्ट के लिए बात की थी,
लेकिन बातों को जिस तरह पीसीबी उलझा रही, तो मेरे ख्याल में एक ऐसा खिलाड़ी, हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो भी खिलाड़ी आए हैं, बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी, जाते जाते या वो कप्तानी से जाते हैं या वो रिटायरमेंट जब लेते हैं, तो उनके साथ जो सलूक होता है वो नारवा सलूक होता है। और मैं समझता हूं कि बाबर ने कम से कम 2019 से अब तक वो क़यादत करते रहे पाकिस्तान टीम की, और कहीं ना कहीं टीम नंबर 1 पे भी पहुंची, कहीं ना कहीं जीत भी हुई तो कहीं ना कहीं हार भी हुई। लेकिन जो तरीका पीसीबी ने अपनाया वो नहीं होना चाहिए था, और उस पर मैं समझता हूं। और फिर चीफ सेलेक्टर की बात की जाए तो वहाब रियाज वैसे भी चहीते हो गए हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से हर तरफ से कभी उनको वजारत है तो कहीं ना कहीं बड़े बड़ी पोस्ट पर उनको बिठा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में बाबर का तरीका दुरुस्त था, लेकिन पीसीबी ने अच्छा तरीका रवैया नहीं अपनाया। मैं आपकी बात को एक सेकंड कहती हूँ कि अंदरूनी चेकलिस्ट जो है पीसीबी की, उसकी वजह से हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं, और दो कि हम इसको एक डिटेल सेगमेंट के तौर पर आज के प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे। अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसको डिटेल में डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है। हमारे जितने भी क्रिकेट एनालिस्ट हैं उनको ऑन बोर्ड लेंगे और इस पर ज़रूर बात करके वो जो है परफॉर्म ज़रूर करेंगे एज अ क्रिकेटर, एज अ हम देखेंगे बैट्समैन, लेकिन अब कप्तानी उनके पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के प्रोग्राम में आपको पता है गुड मॉर्निंग पब्लिक का आगाज़ हम करते हैं डोज से। सो वी आर इन द मिड ऑफ द वीक, और आपको पता है कि जब हम मिड ऑफ द वीक होते हैं तो हमने अच्छे जो वर्किंग डेज है वो भी गुजार लिए होते हैं, वीकेंड के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। तो हम भी आपकी सुबह को अच्छा बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आपको खुश करने के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आए जिसे हम डेली डोज कहते हैं। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक में हम बात कर लेते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक की। सबसे पहले खबर हमने आपको देनी है, वैसे तो ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, लेकिन हॉबी की अगर हम बात करें हरमीत, पहले आपको जब बायोडाटा पूछा जाता था ना तो आपसे एक सवाल लाजमी किया जाता था, और वो ये कि आपकी हॉबी क्या है, आप कौन सा ऐसा मशगला है जो कि बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं। कोई सिक्के जमा करता था, कोई कार्ड जमा करता था, कोई गार्डनिंग करता था, कोई पेंटिंग करता था, कोई बोटिंग करता था, इस तरह से। लेकिन अब तो ज़िंदगी इतनी मसरूफ चल रही है, आई डोंट नो कि हमारे पास पता नहीं हम वेले मसरूफ हो गए हैं, ये एक्टिविटीज़ करने का हमारे पास सोशल मीडिया बन गया। एग्जैक्टली, आप किससे पूछे कि आपकी क्या एक्टिविटी है, सोशल मीडिया, दैट्स इट। लेकिन जनाब अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजें करते हैं हॉबीज के तौर पर कि आप हैरान हो जाएंगे। अमेरिका से एक शहरी है जिसकी मुलाकात मैंने आपसे करानी आज गुड मॉर्निंग पब्लिक में। आपको बताऊं 69,000 से ज्यादा पेंसिल्स मौजूद है इस अमेरिकी शहरी के पास, और आपको पता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम तो दर्ज हुआ ही हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है हरमीत कि उनके पास 100 साल पुरानी भी एक पेंसिल मौजूद है। मतलब एवरी काइंड ऑफ पेंसिल, एवरी काइंड ऑफ, अगर हम बात करें बहुत सारी पेंसिल्स हमें तो बड़ा शौक था। वैसे मेरे बैग में हमेशा हरमीत 2 से 3 पेंसिल जरूर होती थी, क्योंकि अगर कोई मांग ले, किसी को चाहिए हो, तो मुझे लगता था कि मैं ये काम वैसे अट्रैक्शन कलर्स की ज्यादा होती है कि हाँ मेरे पास ये कलर्स। हालांकि हमने देखा है कि और फिर कहीं ना कहीं वो टिक भी नहीं पाती थी। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि बचपन में या किसी न किसी एज में बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मशगूला जो है वो ज़रूर रहता है, और आप कहीं ना कहीं चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। खैर हमारे बचपन में कहीं ना कहीं मुख्तलिफ डब्बियाँ इकट्ठी करके उसकी गेमें खेली जाती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं उनको इकट्ठा करके सेव किया जाता था। और आपने दुरुस्त बात की गई, बहुत सारे लोग जो हैं सिक्के जमा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल ये बात कि 69,000 भैया कमाल है, और फिर 100 साल पुरानी पेंसिल जो है उसको भी नहीं बख्शा गया, उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आपका जो मशगूला है और वो जब आपका शौक बन जाता है, और शौक बात के बाद फिर आप सोचते हैं कि भैया अब शौक भी पूरा हो गया, रिकॉर्ड बना लेते हैं, तो उन्होंने रिकॉर्ड भी बना लिया। अच्छा, ये वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको पता है अमरीकी शहरी की बात करें, मुख्तलिफ आने वाले मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ ममालिक से जो हमें खबरें आती हैं ना, इनका सबसे बड़ा टारगेट होता है यही कि हमने रिकॉर्ड बनाना है। और देखिए ओवर द ईयर्स, मतलब अगर मैं बात करूँ पिछले बहुत सारे सालों से, मेरे ख्याल से बचपन से इन्होंने जमा करना शुरू की होंगी और अब तक वो जमा है। तो 100 साल पुरानी पेंसिल कैसी दिखती है, ये एक इंटीक पीस है, और ये इंटीक पीस भी आपको इनके पास मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें मिला के और कुल मिला के जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पहले पेंसिल्स काउंट की, उसके बाद पेंसिल्स की काइंड्स देखी, और काउंटिंग के बाद ये रिकॉर्ड जो है वो अब बना बैठे हैं, और लोग इसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और पता है इर्द गिर्द के जो लोग हैं, इवन दो के स्कूल्स के जो बच्चे हैं, वो खासतौर पर इनके पास आते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से रंग की, कौन कौन से काइंड की, कौन कौन से मटेरियल की बनी हुई पेंसिल्स इनके पास मौजूद हैं। सो जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। एक रेस दिखानी है हमने आपको। अर्जेंटीना में बॉक्स कार्ट रेस जो है
उसका इनकाद किया गया। वैसे ये बॉक्स कार्ड जो है ना, मुझे ऐसे लगता है कार्टिंग की अगर हम बात करें लाहौर में, मैंने भी रिसेंटली इसका एक्सपीरियंस किया, और अगर आप कैंट वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पर अब रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है, तो बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे आप इंजॉय करते हैं, और आपको ये एक्सपीरियंस अगर आपने करना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। बट ऑल दो अगर हम इस रेस की बात करें तो ये हर साल मुख्तलिफ ममालिक में की जाती है। इस दफ़ा इसका इनकाद जो है वो अर्जेंटीना में किया गया। देखने में ये बच्चों की काट लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको चलाने के लिए अच्छी खासी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं आपको। बट ऑल दो अगर आप देखें रास्ते में अच्छी खासी हर्डल्स भी हैं, और शायकीन जो है इर्द गिर्द वो भी अच्छे खासे बूस्टअप कर रहे हैं तमाम रेसर्स को जो कि वहाँ मौजूद है। मुख्तलिफ गेटअप, मुख्तलिफ कार्ड। इस किस्म के इवेंट का अरेंज करने का मकसद एक ही होता है, कहीं ना कहीं गैदरिंग के साथ साथ चीजें जो हैं अच्छी तरीके से जब आप लुत्फानंदोज होते हैं। और वैसे आपने दुरुस्त बात की कि इनको देख के ऐसा लगता है कि बच्चों वाली गेम है, और मुझे कहीं ना कहीं अपना बचपन इसलिए याद है कि लकड़ी से बनाई हुई इस किस्म की गाड़ियां जो हम खुद चलाते थे, और कहीं ना कहीं पूरा दिन उसमें लग जाता था कि उसको कैसे रखना है, उसका कैसे ख्याल रखना है और कैसे उसको चलाना है। तो वाकई में रेस भी होती थी, और रेस के लिए कहीं ना कहीं अक्सर पहाड़ियों से नीचे भी कहीं ना कहीं बहुत सारे नौजवान जो है वो जख्मी भी हो जाते थे, वो बच्चे होते थे उस वक्त। सो बहरहाल ये चीज अगर आप देखें तो वाकई में एक मशगुला है और गैदरिंग है। गैदरिंग के बहाने कहीं ना कहीं आपका वक्त जो है जो सोशल मीडिया ने ले लिया है, तो इस किस्म की गैदरिंग में आपका वक्त बड़ा खूबसूरत भी गुजर जाता है, और नई दोस्तियां भी आपके फेस टू फेस हो जाती है, ना कि फेसबुक पर पापा की परी है पापा की परे के साथ। अच्छा, वैसे ये वाला जो आप टच देते हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज जिन लोगों ने आज भी इस नाम से आईडी बनाई होगी ना, वो सोचते होंगे कि अब तो ज़माना बहुत बदल गया, अब तो भाई अपने रियल नाम से आईडी बनाए। ये परियों से निकला है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ नॉट रियल एनी मोर। रियलिस्टिक अप्रोच ये कि इस दुनिया में रहे, अपने नाम को कैश करे। बट ऑल दो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहाँ मौजूद लोगों का कहना ये कि हमें बहुत पसंद है कि रेस देखना भी और इसमें पार्टिसिपेट करना भी, बिकॉज इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि हर बंदे का एक अलग गेटअप होता है, जो उसको पसंद हो उसके मुताबिक उसकी काट और उसका गेटअप जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। और अब तक 52 ममालिक में, मतलब 52 कंट्रीज़ का ये विजिट इस रेस ने कर लिया है, और इस दफ़ा जो इनका पड़ाव है वो अर्जेंटीना में है, जो वहाँ के लोग काफ़ी इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये वीडियो भी आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। हरमीत, जब आप सेलिब्रिटी होते हैं ना, तो देयर इज़ नो प्राइवेट लाइफ एट ऑल। आप शूट पे हों, आप कहीं खाना खाने जाएँ, आप कहीं शॉपिंग करने जाएँ, यू आर इंटायरली आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, तो आप ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कल ये वीडियो मौसूल हुई, हमने कहा आपको भी दिखाते हैं। नाना पाटेकर जो कि यकीनी तौर पर एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, इंडिया में एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है उनकी। अच्छा जी, एक सेल्फी लेने के लिए एक फ़ैन, एक मद्दाह उनके पास आया और उससे सेल्फी लेने की कोशिश की, शूटिंग के दौरान था, लेकिन ये उन्होंने झापड़ मारा उसके बिल्कुल मुँह के ऊपर और ऐसे करके घुमाया, और साथ डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, आई डोंट नो साथ कौन है, उसने भी अपना हिस्सा अदा किया। उसने भी फ़ैन को ऐसे झटका और पीछे की तरफ फेंक दिया। अब आई डोंट नो कि मैं इस खबर को किस तरह जस्टिफाई करूं कि वो शूटिंग कर रहे थे, मद्दाह को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, पहली बात। लेकिन दूसरी बात कि अगर वो आ ही गया है तो आपके चाहने वालों की वजह से आप होते हैं ना, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते। एक चीज मैं इस चीज को बड़े करीब से देखा है कि बहुत सारे एक्टर जो है जिनके साथ मैंने काम किया या देखा है उनको, तो वाकई में जब आप कोई सीन कर रहे हो ना, तो उस सीन में बिल्कुल आप लीन हो जाते हैं और आपकी कोशिश होती है कि उस सीन को उसी तरह बखूबी निभाऊं। अगर कहीं ना कहीं इस तरह की मदाखलत होती है तो उससे पूरा का पूरा सीन जो है वो बड़ा वो है कि वो फिर मामला ही खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, अच्छा एक और फैन फॉलोइंग की मैं बात करूँ तो हिंदुस्तानी बड़े क्रेजी फैन फॉलोइंग है उनकी, और फिर नाना पाटेकर एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी लेजेंडरी है। लेकिन हमने देखा कि वहां जिस तरीके से सेल्फी लेने की कोशिश की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी, क्योंकि उनकी भी तो लाइफ होती है ना, उनकी भी जिंदगी होती है, उनकी भी जिंदगी जीने का ढंग होता है, सारी चीजें तो प्राइवेट नहीं होती। कहीं आपका मूड स्विंग हो जाता है, कहीं ना कहीं आप मूड में नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं होना चाहिए। सेल्फी का टाइम फिर भी हो सकता है, आप आराम से भी कर ले सकते हैं सेल्फी। चले, लेकिन ये वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो गई, और आपको पता है फिर ट्रोलिंग की जो बात आती है तो आपके जो देखने वाले हैं, खा उनका ताल्लुक भारत से या दुनिया में किसी भी मुल्क से हो, फिर वो छोड़ते नहीं हैं। मतलब बहुत सारे उनके फैंस हैं जो कि डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो कि इस बात का उन्होंने बुरा माना है, वो गुस्सा कर रहे हैं इस चीज़ पे कि ठीक है आप शूट पे थे, लेकिन आपके चाहने वाले अगर उनको एक चांस मिल गया और उस चांस को उसने फौरी तौर पर कैश किया है, तो फिर आपको थोड़ा लिहाज कर लेना चाहिए था। खैर, ये थप्पड़ मारने की वीडियो जो है ये वायरल हो गई और अब तक मिलियन में इसको लोगों ने देखा है, और अजीब व गरीब तबसरे जो है लोग कमेंट्स में कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। मैं आपको अगली खबर पे कहूँगी कि आप इमेजिन करें
इमेजिन ये करना है कि पहाड़ों के बीचों बीच एक खूबसूरत सी झील हो और वो ऊपर से फ्रीज हो जाए बिकॉज ऑफ द मौसम। मतलब ऊपर आप देखिए कि अगर मैं ये भी सिर्फ इमेजिन करने के लिए मैं क्या ही कह रही हूँ, बल्कि पिक्चर और वीडियो ही आपके सामने आ गई है। बर्फ़ से ढके हुए इर्द गिर्द आपके पहाड़ों और उसके बीचों बीच जमी हुई ये झील हो जिस पर आइस स्केटिंग करने का मुनफरिद तजुर्बा सिर्फ आप मुश्किल से 1 हफ्ते के लिए कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात क्या है वैसे आपको कि आइस स्केटिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास सैफुल मलूक भी है, आंसू झील भी है, नॉर्थन साइड पे ऐसी बहुत सारी झील है जिस पर ऐसे हो जाता है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि आप ज़ेरे ज़मीन अगर देखें तो कोई पौधा नहीं है और बिल्कुल इतना साफ और शफाफ पानी है कि आपको जितनी उसकी गहराई है उतनी गहराई तक आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है। नीचे सिर्फ चट्टाने हैं और उसको देख के जो आप स्केरी फील के साथ स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं, वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन पूरे साल में हरमीत सिर्फ 1 हफ्ता मिलता है आपको स्केटिंग करने के लिए और इसके लिए जो अगर हम देखें वैसे तो अगर बात की जाए जितने भी बर्फीली चोटी होती है, बर्फीला मौसम होता है और कहीं ना कहीं जब धूप लगती है वो जो पहाड़ जिस तरह वो शाइनिंग सुबह सवेरे, क्योंकि मेरे इलाके में तो बड़ा खूबसूरत सा मंजर होता है सुबह सवेरे जब आप उठते हैं और अब मेरे घर के सामने जो पहाड़ियां हैं बर्फ से ढकी होती हैं और सूरज की किरणें जैसे पड़ती हैं तो वो चमक धमक, लेकिन फिर ऐसा मंजर, ये बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। वैसे हम तो इनके पास तो स्केटिंग के शूज हैं, हमारे पास तो नहीं होते, तो हम जुगाड़ करते थे पूरा का पूरा, जितनी पगडंडियां होती थी सुबह सवेरे वो जमी होती थी तो हम फिर जुगाड़ सिस्टम से स्केटिंग कर लेते थे। तो ये बड़ा खूबसूरत सा मंजर होता है और फिर आपके इर्द गिर्द आस पास बर्फीली चोटियां और कहीं ना कहीं ये पानी को अगर आप देखें कितना साफ शफाफ है और फिर उसी के ऊपर आप चलते रहे हो, कहीं ना कहीं तैरना ना हो बल्कि चल रहे हो, ये भी ख्वाब होता है कि हाँ मैं उसके ऊपर, जिस तरह हम देखते हैं कि रशिया में पूरा का पूरा समंदर जो है वो भी इसी तरह फ्रीज हो जाते हैं और फिर लोग उस पर चलना फिरना स्केटिंग वगैरह, तो मेरे ख्याल में इसका इंतजार भी बहुत सारे लोग करते हैं। और वैसे अगर इस मंजर को देखें, वीडियो को देखें तो बड़ा खूबसूरत सा मंजर है और जिस तरीके से इसको कैप्चर किया गया है। हरमीत, इंटरेस्टिंग बात यह कि मैं आपसे बताई थी कि पूरे साल में सिर्फ 1 हफ्ता ऐसा होता है जिसमें आप स्केटिंग को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पूरा साल, मतलब साल से मुराद है कि ये साल भी 10 साल के बाद आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें इन स्केटिंग एक्सपर्ट्स की तो इनका कहना ये है कि अगर हमने आज इस मौके को कैश ना किया तो फिर अगले 10 साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर 10 साल बाद इस तरह से आप देखेंगे कि ये जमी हुई झील जो है आपको ये पूरा सरफेस देगी कि आप इसके ऊपर आइस स्केटिंग कर सकें। तो वहाँ पर मौजूद आइस स्केटिंग करने वाले जो स्केटर्स हैं उनका कहना ये है कि 12 साल हो गए मुझे स्केटिंग करते हुए, लेकिन मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। तो 10 साल में सिर्फ 1 दफ़ा, मतलब 1 दहाई का पूरा वेट करना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पर अभी जो इस वक्त टूरिस्ट हैं बड़ी तादाद में जा रहे हैं और इसके जो विजुअल्स हैं हमने सोचा कि आपको भी दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली रिप्लेसमेंट का सिलसिला जो है वो जारी है। चीज़ें एक दूसरे को रिप्लेस कर रही हैं। कंप्यूटर को लैपटॉप ने रिप्लेस कर लिया, अगर लैंडलाइन फ़ोन की बात करें तो उनको फ़ोन्स ने रिप्लेस कर दिया, अब इंसानों को रोबोट रिप्लेस कर रहे हैं। खैर ये रिप्लेसमेंट का सिलसिला जारी है, लेकिन अब रही सही कसर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दिनों में पूरी होने वाली है। स्मार्टफोन के ये आप देख सकते हैं कि छोटी सी एक पेन है जो कि मसनूई जहानत से बनाई गई है। AI का बहुत हम बात भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं, आजकल चर्चा भी बहुत ज़्यादा है। ये जो आई पेन डिवाइस बनाई गई है इसको बाकायदा लॉन्च कर दिया गया है जो कि अब रिप्लेस करेगी आपके एंड्रॉयड फ़ोन को, मतलब स्मार्टफोन को। अगर आपको कोई कॉल आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है तो ये पेन जो है इसके रिफ्लेक्शन आपके हाथ पे या आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी रिफ्लेक्शन वहाँ पड़ेगी और यू कैन रीड योर मैसेज, यू कैन रीड कि बैटरी लो है, बैटरी हाई है, यू आर गोइंग टू कॉल समवन, यू वांट टू क्लिक सम फोटोज, यू वांट टू मेक अ वीडियो। इस छोटी सी पिन ने आईफोन को या फ़ोन को रिप्लेस कर दिया है। तो आप इसे कहीं, इस पिन को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ओवर योर बॉडी, ओवर योर जैकेट और किस तरह से भी, और इसकी रिफ्लेक्शन जहाँ पड़ेगी। इस मंसूबे पर आज से 10 साल पहले इसके हवाले से जब खबर आई थी तो मैं खुद पढ़ के भी हैरान था कि भाई ऐसा कैसे होगा, क्योंकि उस वक्त थोड़े से डिफरेंट किस्म के मोबाइल, फिर अब मोबाइल की तादाद जो है बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आई है इसके बाद एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है कि भैया आपको फिर यहाँ पे जो आपने आला लगाया हुआ है वो जरूर भी नहीं होगी, एक चिप होगी जो यहाँ पे कलाई पे होगी और कहीं ना कहीं आपको यहाँ से जो हाथ है उसी पे आप इसको डायल करके और भैया अलो करते जाएंगे। तो ये सारी चीजें बड़ी बड़ी तेजी से बदल रही हैं और आपने दुरुस्त बात की कि कहीं ना कहीं AI का जो इस्तेमाल है और फिर जिस तेजी से चीजें बढ़ रही है तो उसी तेजी से चीजों में तब्दीली भी आ रही है। और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में इतना किसी के पास टाइम नहीं होगा कि मोबाइल उठाए फिर मोबाइल को बंद करे, तो बेटर है कि हाथ से ही सब कुछ कंट्रोल होगा आपकी चिप से और आपकी कॉल और आपकी बात है और कहीं ना कहीं वीडियो जो है सबने फिर हाथ ऐसे ही किए होंगे।
अच्छा हरमीत, की सारी बातें करके ना इस बात को करने का एक अपना ही मज़ा है कि हम जब बात करते हैं ना इस तरह की टेक्नोलॉजी की, तो हम यकीनी तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है, बड़े सारे फ्लॉज हैं, बड़ी सारी कमियां हैं जिसको पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस स्मार्ट पिन को बनाने वाला जो है वो एक पाकिस्तानी है, जो कि यकीनी तौर पर अपना उन्होंने एक ज़िंदगी का हिस्सा दिया है। वो काम करते रहे ऐसे इदारों में जो कि इदारे इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, इस तरह की बहुत सारी बनाते रहते हैं डिवाइसेस। आईफोन की अगर हम बात करें तो आईफोन में उन्होंने एक लंबा अरसा काम भी किया है, और काम करने के बाद जो है वो उन्होंने वहाँ पर ये डिवाइस पर बहुत लंबा अरसा काम किया। टैलेंट बहुत है, कमाल का टैलेंट है, जहाँ जहाँ पे आप जाएं यकीन माने ऐसे नौजवानों से मेरी मुलाकात होती है, मैं खुद भी हैरान होता हूँ। लेकिन वही बात कि उस टैलेंट का इस्तेमाल हम नहीं करते, कोई और कर लेते, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि सिफारशी कल्चर, प्रमोट करने का कल्चर, आगे बढ़ाने का कल्चर, थपकी ना देने का कल्चर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो नौजवान होते हैं उन्हीं का ब्रेन जो है कहीं और कोई और मुल्क अपने लिए इस्तेमाल कर ले। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से नौजवान यहाँ से मायूस होकर निकल के कहीं और चले जाते हैं और फिर अपनी खिदमत किसी और मुल्क की सुपर्द कर देते हैं। लेकिन चले, वी आर प्राउड ऑफ दिस। इमरान चौधरी जो है उन्होंने बेसिकली वहाँ पर देखा है कि इमरान चौधरी उनका नाम है, और उन्होंने इस डिवाइस को बाकायदा लॉन्च कर दिया है। और ये स्मार्टफोन के टक्कर की एक मसनूई जहानत पर मबनी AI पिन डिवाइस है जो कि लॉन्च हो चुकी है। तो लेटर और सुनर आपके पास ही पहुंच जाएगी, आप भी इंजॉय कीजिएगा। टेक्नोलॉजी की हर चीज़ को फौरी तौर पर मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में जगह देनी चाहिए, बिकॉज अगर नहीं देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी, और हमने भी आगे साथ साथ चलना है दुनिया के। अभी हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, पॉलिटिकल सेगमेंट को डिटेल में करेंगे। डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद उनकी सियासी सरगर्मियां पहले सिर्फ पंजाब तक, लेकिन अब बलोचिस्तान तक जा चुकी हैं। अगर बात की जाए पूरी क़यादत की, तो सदर, नायब सदर, सीनियर नायब सदर इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे बलोचिस्तान में। वहाँ मौजूद सियासी जमातों उनकी आला क़यादत से अहम मुलाकातें की, और मुलाकात करने के बाद अहम और इंटरेस्टिंग बात जिस पर बाकी तमाम सियासी जमातें जो है वो तनकीद कर रही है, वो ये कि बाप पार्टी की अगर हम बात करें तो खासतौर पर ये वो पार्टी जिसके बारे में नून लीग ने माजी में बहुत सारी बातें की, और ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। लेकिन उसके बावजूद भी अब वहां के अगर हम वज़ीर आला की बात करें, वज़ीर आला बलूचिस्तान के और उनके काबीना के कुछ लोग जो हैं वो नून लीग में शामिल हो चुके हैं। और इस पर सूरत हाल पर अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो बिलावल भुट्टो ने छूटते कहा कि बाप कल भी बाप था, बाप आज भी बाप है। लेकिन आपने इस बात पे कायम रहना है कि जो तनकीद 2021 में हमने सैयद यूसुफ रजा गिलानी के टाइम पर रिसीव की, उसके लिए आप भी तैयार रहें। खैर, इस सारी सूरत पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जो पैनल मेरे साथ पॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सैयद अखुनज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। उस्मा साहिबा, आपसे शुरू कर लेते हैं। अगर हम बात करें दीगर सियासी जमातों की तनकीद की, तो ये बाप पार्टी की जब हम बात करते हैं, इस पर बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के और फिर मरीम नवाज साहिबा के मौजूद हैं। लेकिन आज अब देख रहे हैं कि ये जो हम जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, इसे आप किस तरह से समझती हैं कि बाकी दीगर सियासी जमातें जो तनकीद कर रही हैं वो बजा है? जी, बहुत शुक्रिया सोहा, आपने मुझे इनवाइट किया। सोहा, ये तो एक जमहूरियत का हुस्न है, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो ये जोड़ तोड़ शुरू हो जाता है। अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक चलता है, लेकिन अगर कहीं से सीट एडजस्टमेंट्स करनी हो या कोई अलायंस करनी हो तो सब पार्टीज़ जो हैं वो मैदान में जो होती हैं वो करती हैं। कल ही मैं देख रही थी कि जरदारी साहब ने भी किसी को ज्वाइनिंग कराई है वहाँ से, बलूचिस्तान से, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। और आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ज़माने में तो बहुत तरक्की हुई थी बलूचिस्तान में। लोगों को अभी भी याद है, वो 1998 में आपको भी याद होगा, 99 में कोस्टल हाईवे का उन्होंने बुनियाद रखी थी। फिर उन्होंने वो आपको याद है 650 किलोमीटर लंबी उन्होंने सड़क बनाई थी गवादर से क्वेटा तक, और वो 2 दिन का सफ़र सिर्फ 8 घंटे का रह गया था। तो इसी तरह से देखें, लोगों और नौजवानों के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी कैंपसेस बनाए थे, उसमें गवादर, नौशकी, पशीन, ये सारे तुर्बत वगैरह, इन सारी जगहों पे बहुत सारे नौजवान
अब इसमें ज़ेर तालीम है, और ये सब मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने की तरक्याती मंसूबे थे। 400 के करीब छोटे डैम उन्होंने बनाए। तो ये बातें बलूचिस्तान में लोगों को याद भी हैं, और इसीलिए उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वेलकम भी किया। खान साहब आपकी तरफ आऊंगा। उस्मा कारदार साहब जो फरमा रही हैं कि ये तरक्की की ही राज हैं जिसकी वजह से बाप पार्टी या दीगर लोग जो हैं वो उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। सर आप लोग क्यों खामोश हैं? कहीं ना कहीं इत्तेहादी सारे नवाज शरीफ साहब लेके चले गए, बाप पार्टी के जो लोग थे कहीं ना कहीं कुर्बत जरदारी साहब के साथ भी उनकी हुआ करती थी। क्या वजह है तरक्की इतनी ज्यादा नवाज शरीफ साहब ने उस बलूचिस्तान को दी है जिसकी वजह से लोग जो है बड़े ज्यादा तेजी से आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल इलेक्शन के लिए साफ और शफाफ पॉलिसी है। हमने फैसला किया है कि हम पूरी मुल्क से अपने टिकट पे और अपनी इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, और किसी पार्टी के साथ हम इलेक्शन से पहले इत्तेहाद नहीं करेंगे। इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी के लिए या अपोजिशन के लिए हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। सिर्फ टू सिर्फ एडजस्टमेंट हमारा हो सकता है। ये बाप पार्टी, अगर आप लोगों को याद होगा तो सेनेट इलेक्शन था और हम पीडीएम के हिस्सा थे, और हमने बाप पार्टी के 4 वोट जो थे वो लिए थे, और इसके वजह से मुस्लिम लीग नून ने शाहिदा खान अब्बासी ने हमें नोटिस किया कि आपने बाप का वो क्यों लिया, क्योंकि ये बाप वाले किसके बच्चे हैं और इनका बाप कौन है। जहां की बात तरक्की की, तो आप लोगों को याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में न सिर्फ ये कि सवाल से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, न सिर्फ ये कि ट्राइबल एरिया पे रटा पे गवर्नमेंट खत्म हो चुका था और बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था। स्कूलों में बच्चे तराना नहीं बजाते जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, हमने आगाजी हुकूक बलूचिस्तान किया। 18वीं तरमीम के जरिए इनके जो दरीना मुतालबा थे तमाम सूबों के बशमूल बलूचिस्तान के, कि हमें अपने हुकूक पे अपना इख्तियार चाहिए। 18वीं तरमीम के जरिए बलूचिस्तान के इन लोगों का इनका हक दिया। इत्तेहाद करना बहुत अच्छी बात है। सियासत में जोड़ तोड़ भी होते हैं, सियासत में लोग इत्तेहादी भी करते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई जमहूरियत से बाहर बात नहीं है। लेकिन किसी से लेना और इत्तेहाद करना या शामिल होना, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। मुस्लिम लीग के अपने, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मरियम नवाज साहिबा के बाप के बारे में निकाल देखिए, किसके बच्चे हैं, ये किन के कहने पे जाते हैं, ये किन के कहने पे आते हैं, ये किन के कहने पे बैठते हैं, ये किन के कहने पे उठते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल 2 ही हल है, एक है इलेक्शन, दूसरा है साफ और शफाफ इलेक्शन। क्योंकि लेकिन चिटान साहब, उस्मा साहिबा आपकी तरफ आऊंगा। चिटान साहब डिमांड कर रहे हैं साफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से। हमने आता तारड़ साहब का बयान कल से चल रहा है। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, एक तरफ तो बात मुकम्मल करने दी। मैं एक बार अपना बात मुकम्मल कर दूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। सिर्फ इलेक्शन नहीं हो, इलेक्शन तो 2018 में भी हुआ था, मसाइल हल नहीं हुई, मसाइल ज्यादा हो गई। हमने पीडीएम ये इतना जद्दोजहद इसलिए नहीं किया था कि एक लाडले को निकाल के दूसरे लाडले को लाए। हम समझते हैं कि शायद सर, ये तो लाडला प्लस का खिताब दे रहे हैं, वो तो लाडला कह ही नहीं रहे। संघों के आ जाए, बेसाखियों के आ जाए, वो मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। बेसाखियों के आया हुआ हुकूमत या किसी लाडले को बैठाने से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान के मसाइल हल तब होंगे जिसको आवाम होंगे, जो साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए। जी ठीक है, ठीक है जी। हरमीत, उस्मा साहिबा जो बात हो रही है वो भी आपके सामने है कि एक तरफ तो साफ शफाफ डिमांड तहरीक इंसाफ भी कर रही, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, लेकिन अता तारड़ साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं भाई इस बार बात हो चुकी है, बात पक्की हो चुकी है कि रावण का ही वजीर आजम होगा। तो एक तो इस चीज को आप कैसे देखती हैं? दूसरी जानिब लाडला 2018 में था, अब तो महा लाडला जो है ये खिताब पीपल्स पार्टी दे चुकी है। तो इस लाडले का धब्बा जो है कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब इस बात से भी नाला है कि इसको कैसे धोएं। अब तो कैसे धोएंगे अब इस खिताब को जो मिला है आप लोगों को? देखिए, आप थोड़ा सा तारीख पे नजर दौड़ाएं। कहाँ का लाडलापन, कहाँ का लेवल प्लेइंग फील्ड? 24 साल में कितनी इलेक्शंस में नवाज शरीफ साहब को हिस्सा लेने दिया गया? आप 2002 पे नजर दौड़ाएं, 2008 पे नजर दौड़ाएं, आप 2018 पे नजर दौड़ाएं।
उनको तो उनके साथ जितनी नाइंसाफियां हुई हैं वो मेरे ख्याल में किसी सियासी लीडर के साथ नहीं हुई। ये क्यों रोना धोना इन्होंने मचाया हुआ है। अब आप इलेक्शन कमीशन देखें ना, इलेक्शन कमीशन एक हमारा कौमी इदारा है और उन्होंने डेट अनाउंस, पहले ये रोना पीटना था कि डेट नहीं अनाउंस हो रही है, अब डेट अनाउंस हो गई। हम तो एक सिर्फ सियासी जमात हैं और हमारा जो है मामला जो है वो सबके सामने है कि अगर एक नाइंसाफी का इजाला हो रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गई है भाई। आपको जितने साल आपको सपोर्ट मिलती रही और सारा मामला होता रहा तो तब तो ठीक था। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है बिलावल को कि आप हमारे साथ चले हैं, हम आपकी कदर करते हैं, रोना पिटना आप छोड़ दें, अब इलेक्शन की तरफ बढ़े। कल इन्होंने भी एक वो MQM से एक ज्वाइनिंग कराई है, फिर एक बलूचिस्तान से ज्वाइनिंग कराई है। देखें ना, हम भी जाके कर रहे हैं, ये भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये भी हाथ पांव मारे, किसी ने नहीं इनको रोका। लाडलापन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, रोने पिटने की आप बात कर रही हैं, एक और रोना पिटना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी कर रही है। तनकीद की बात कर रही हूँ कि अगर हम देखें कि 2021 में यूसुफ रज़ा गिलानी को जब सेनेट में अपोजिशन का बनाने की बात की थी, अपोजिशन लीडर, तो उस वक्त जब 4 से 5 वोट बाप पार्टी के आए थे तो बड़ी तनकीद की थी नून लीग ने। और वो इसी बात पर ये कहते हैं कि अब ये तनकीद जो है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि अब नून लीग को कांस्टेंट होना चाहिए इस सारे मामले में। तो आप क्या समझती हैं कि इस सूरत हाल में अब उनके साथ कोलैबोरेशन करना, उनको ऑन बोर्ड लेके आना, साथ लेके चलना, क्या इक्का दुक्का वोट के लिए बलूचिस्तान गए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ? इतना बहुत देखें, बात सारी ये है कि सियासत में कोई हरफे आखिर नहीं होता है। हालात और वाक़यात के मुताबिक जो है वो सारी चीज़ें चलती हैं। कोई एक ज्वाइनिंग के लिए नहीं वो गए, वो 30 के करीब वहाँ ज्वाइनिंग्स हुई हैं और सिर्फ बाप पार्टी की नहीं हुई हैं, BNP के भी लोग थे और भी कुछ इंडिपेंडेंट्स थे, बहुत सारे 4 सियासी जमात 30 के करीब हुई हैं। तो इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ पार्टी, सिर्फ बाप पार्टी नहीं थी। अब आप देखें, अगर वो समझते हैं कि मैंने आपको बता दिया क्लियरली कि अगर वो समझते हैं कि उनके सूबे में तरक्याती जो काम है वो ज्यादा मियां नवाज शरीफ के टाइम में हुए और उसके बाद पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसी ने बिल्कुल बलूचिस्तान को सतुलापन का सलूक करना शुरू कर दिया, तो जाहिर है लोग फिर उस लीडर के पास दोबारा जाएंगे जहां पे बलूचिस्तान में वो देखेंगे कि वहां पे फंड्स भी लगते हैं, वहां पे लोगों को रोजगार भी मिलता है, लोगों की तालीम की तरफ भी तवज्जो दी जाती है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनते हैं, गवादर आपके सामने है। चिटान साहब आपकी तरफ आऊंगा। चिटान साहब, अगर हम देखें, एक तरफ तो तल्ख बयानियां जो है दोनों तरफ है, कहीं ना कहीं बयानबाजी तो हो रही है, बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से भी हो रही है, नून लीग की जानिब से भी हो रही है। रुहेल असगर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा तल्ख किस्म का ट्वीट किया और उसमें यह बात की है कि बिलावल भुट्टो जो है अभी तक हमारी गोद में बैठा था, अब हमारी दाढ़ी नोचने की बात ना करे, वो बच्चा ना बने, अभी तक तो उसने वजारती की मजे लूटी है हमारे साथ। तो इस तरह की बातें उनके मुंह से सुनना अच्छी नहीं लगती। आपको क्या लगता है, ये सारा कुछ अभी सिर्फ अवाम को अपनी तरफ राग़िब करना है, या आने वाले दिनों में जब गवर्नमेंट बनेगी तो कई अपोजिशन का रोल भी आप निभाएंगे, उसी तरह फिर 16 महीने की तरह कई वजारतें लेके बैठ जाएंगे एक साथ? देखिए, हम अपोजिशन के रोल क्यों लेंगे? हमने इंशाअल्लाह ताला अपना वज़ीर आज़म बनाएंगे। हम पूरी पाकिस्तान से आप देख लेंगे कि मुल्क में जब भी साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ है तो पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है। और ये तो हमारा शुक्रिया अदा करें, पाकिस्तान के कौम गवाह है कि शहबाज शरीफ को किसने बैठाया था। ये लोग तो भाग रहे थे, ये लोग तो कह रहे थे कि हम असेंबलियों से इस्तीफा देंगे, ये लोग तो कह रहे थे कि हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये लोग तो कह रहे थे कि हम जो है सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको कह दिया कि हम इसको निकाल सके, हम इतने लाते हैं। और ये सारे जो PTI के इत्तेहादी थे, इनके साथ किसने मुज़ाकरात की, किसके कहने पे ये उन्होंने अपोजिशन को वोट दिया और कहीं जाके शहबाज शरीफ साहब बन गया। हमने वजारत दिए थे अपने MNS के मैंडेट पे, इनके ज्यादा अक्सरियत का हमने इनका वज़ीर आज़म बनाया। लेकिन हमारे पास जो वजारत थी इसका मुआवजन आप करें, हमारे पास वज़ीर खारिजा था, 16 महीने के कारकर्दगी आप एक तरफ रख ले और पाकिस्तान के 20 साल के कारकर्दगी आप दूसरी तरफ वज़ीर खारिजा के रख ले और फिर मुआवजना करें। हमारे साथ क्लाइमेट चेंज का वज़ीर था शेर रहमान साहिबा, इसका आप देख ले। हमारे साथ शाजिया मेरी साहिबा था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के। हमारी जो वजारतें हैं हम इसके जवाब देने के तैयार हैं।
हमारे जो रोना है वो सिर्फ अपने आप के लिए नहीं है, हमारा रोना इनके लिए है। हम उसको कहते हैं कि आपने हमारे साथ स्टेडियम में जो अहद किया था कि हम इदारों को न्यूट्रल बनाएंगे, आपने जो कहा था कि हम सपोर्ट नहीं लेंगे, आपने जो कहा था कि मजीद हम बैसाखियों पे नहीं, हम इस आइन के अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, हम इस इदारों को इस पे मजबूर करेंगे, हर इदारे को कि आइन में इसकी जो इख्तियारात है अपने इख्तियारात के अंदर काम करे, इदारों को आइन ने जो काम सौंपा है वो काम करे। हम उसको कहते हैं कि अपने ट्रैक पे आ जाए। हमारा इनके साथ सब इत्तेहाद था जब ये लोग वोट को इज्जतों का नारा लगा रहे, जब वोट से ये वोट पे आ गई तो वोट के साथ तो हम इसके साथ नहीं चल सकते। अगर मुस्लिम लीग आज भी वोट को इज्जतों का नारा लगाए और ये जो लाडलापन है उसको छोड़ दे, ये लाडला नहीं है तो क्या है तुम मुझे बताओ। और दुनिया में ऐसा कैदी मुझे बताओ जिसको इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजा है, मुझे दुनिया का एक ऐसे कैदी बताओ जो मुल्क के अंदर आके वो जाके जज में तकरीरें करते हैं। सही, मुझे बताइए इसका सजा माफ हो चुका है। चिटान साहब इलाज करके आए हैं ना। ठीक है चिटान साहब, थैंक यू सो मच, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। बोथ ऑफ यू, आप दोनों की आप मुझे जवाब देने का मौका दें। ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आते हैं वापस और जवाब देना चाहूंगी मैं, बड़ी तहम्मुल से उनकी बात सुनिए, जरा मुझे मौका दें। जी अब एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ कंक्लूड करेंगे इस सिचुएशन को इस तरह से कि आम आवाम ये मुतालबा करती है इदारों से और लीडरान से भी कि इंतखाबात जो है शफाफ होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो। और आपको पता है कि आजकल हम देखते हैं कि अगर हम बड़ों की बातें सुने तो मेरे अब्बा ने तो मुझे हमेशा ये सिखाया कि बेटा अगर आपने कामयाब होना है ना तो आप कोशिश करें कि एक्शन का रिएक्शन फ़ौरन ना दे। लेकिन हमारा मेरे ख्याल से ये फेवरेट मशगला है कि एक्शन का रिएक्शन मतलब रद्द-ए-अमल हमने फौरी देना होता है। अगर हमें कोई कुछ कह देना तो हरमीत हम कहते हैं ये कह कर अब जाएगा कहाँ, इसको तो यहीं पर पूरा करेंगे। ये जो हमारा एक जेस्चर है ना जिससे अदम बर्दाश्त मुआशरे में बढ़ता चला जा रहा है, हम किसी की कोई छोटी बड़ी बात बर्दाश्त करते ही नहीं। अच्छा, वैसे गुस्से में इशारे बड़े मजे के होते हैं ना, वो आप हाथों के और किसी जेस्चर जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि बर्दाश्त, और फिर एक और चीज, मैं गलत बर्दाश्त बात जो है बर्दाश्त नहीं करता। भाई गलती तो बर्दाश्त करनी होती है, वैसे तो बंदा बर्दाश्त ही करता, बात ही तो गलत होती है जिसको बर्दाश्त करना लाजिम है। लेकिन खैर इसको दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे हरमीत। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी अप्रोच को देखा जाए या अगर शरई रूह से देखा जाए तो कहा जाता है कि अगर आप ने कोई बुराई की किसी के साथ या किसी ने आपके साथ कोई बुराई की और अगर आप उसका खुद फैसला कर लेते हैं, खुद रिएक्शन दे देते हैं, खुद उसकी जंग लड़ लेते हैं तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर मामला अल्लाह की अदालत में चला जाता है तो फिर वो अपने तरीके से एक इंसान को सबक सिखाता है। लेकिन हमने ये बेड़ा भी खुद उठा लिया है, हमें लगता है हमने खुद ही करना है, वो हम जुबान से करें या किसी को किसी तरीके से हार्म पहुंचाना है। मतलब अदम बर्दाश्त और रवादारी जो है मुआशरे में ख़त्म होती जा रही है। इसी पर हम बात करेंगे आज। ये भी एक अहम बात है कि दुनिया भर में रवादारी और अदम बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इस आलमी दिन को मनाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि हम इस पर डिस्कस करें, ना सिर्फ बुराइयों को बल्कि कोशिश करेंगे कि आपको सोल्यूशन भी दे सकें कि अगर आपने कंट्रोल करना है तो कैसे मुमकिन है। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। उनके साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं अली वक़ार कादरी ने कहते हैं, मज़हबी स्कॉलर है। आप दोनों को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अली आपसे शुरू कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ इसको ऑब्वियसली हम यही देखते हैं कि हमने बड़ा सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है, बर्दाश्त करेंगे तो आपको उसका अजर मिलेगा। ये सब बातें हमने पढ़ी भी बहुत हैं, लिखी भी बहुत हैं, याद भी हैं, लेकिन इसका अमली मुज़ाहिरा हमारी ज़िंदगी में क्यों सिफर हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी वजह यह है, ये अमली मुज़ाहिरा सिफर इसलिए हो गया कि हम में से हर बंदा ये चाहता है कि अगला बर्दाश्त करे। हम से हर बंदा ये चाहता है कि अगले को, ये जो कुछ हम बयान करते हैं, हम आयात पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, जो दीन की बातें बताते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन वो सब हम ये चाह रहे होते हैं कि अगला करे, हम तो उससे बचे बचाए हैं। सही बात है। यानी हम अपने आप को एक तरफ रखते हैं और हम ये चाहते हैं कि लोग सब कुछ करें। हमारी जितनी कोशिशें हैं उसका नतीजा ये होता है कि अगला ठीक हो जाए, हम तो, और ये हम तो ठीक है, हम तो ठीक है, हम ये तसव्वुर बना के बैठ। तो जब आप मार्जिन ही नहीं देंगे अपने आप को इस्लाह का तो कैसे होगा? आप जहाँ तक इस्लामी नुक्ते नज़र से देखें, तालीमात का जायज़ा लें, एक फहरिस्त है जो आपको, अगर आप गौर करें कि यार अल्लाह फरमाता है कि गुस्सा नहीं करना, सब्र करना है, मुआफ़ करना है, तहम्मुल से पेश आना है, बुर्दबारी का मुजाहरा करना है, नरमी करनी है, जो रिश्तेदार जुल्म करे अफजल तरीन सदका ये उसको देना है। तो ज़रा इन सारों पे गौर कीजिए। हर शय का एक मकसद होता है।
ठीक है ना। आप छोटा सा काम हम बगैर मकसद के नहीं करते, तो अल्लाह की ज़ात इतने बड़े काम और अल्लाह का रसूल बगैर मकसद के तो नहीं कर रहा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो एक ऐसी शख्सियत तश्कील देना चाहता है जो संजीदा हो, जिसको पता हो कि किस बात पे रिएक्ट करना है, कितना रिएक्ट करना है और कब रिएक्ट नहीं करना। हम ये चैप्टर खाली है। हज़रत अली से किसी ने पूछा था कि इल्म क्या है, हज़रत अली फरमाते इल्म यह है कि तुम्हें ये पता लग जाए कि कब कहाँ कितना बोलना है। और फरमाया कि ये निस्फ इल्म है। उसने कहा जी अच्छा, अगर ये आधा है तो बाकी आधा क्या है? फरमाते हैं बाकी आधा ये है कि तुम्हें ये पता लग जाए कि कब नहीं बोलना। तो लिहाजा ये पूरी बात ये है कि अगर हमें यही सेंस नहीं है, हम एग्रेसिव लोग हैं। हम बात पता है क्यों सुनते हैं दूसरे की? समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। हो ये बहुत बड़ी बात की अली आपने। इसी बात को मैं आपकी तरफ ड्राइव करती हूँ हसन। अगर हम देखें अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, बहुत समय कोई कुछ कह देना, चाहे हमारी इस्लाह के लिए कह रहा हो, काम की बेहतरी के लिए कह रहा हो, हम वो नहीं बर्दाश्त करते। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्तों की बात को बर्दाश्त नहीं करते। आप क्या समझते हैं कि जब हम कॉन्वर्सेशन हो भी रही होती है तो हम सुन रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि इसका जवाब मैंने क्या देना है, इनकी वाली बात, हम क्यों सुनने वाली कैपेसिटी भी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो पब्लिक न्यूज़ का आई वुड लाइक टू थैंक्स। आई मीन इट्स अ ग्रेट टॉपिक और आज का जो दिन है, आई लाइक टू स्टार्ट माई टॉक विद द दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि जो अदम बर्दाश्त का जो शुरू कहाँ से हुआ? अब शुरू यहाँ से हुआ कि आदम को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक्सेप्ट नहीं किया तो वो बर्दाश्त ही थी जो अब आप हमें हर जगह से इब्लीस नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ से ये स्टार्ट हो गया। अब हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि जी देखिए जी कि यहाँ पर बॉस को अगर कुछ कह दें और इस तरह से सारी चीज़ें, आपने अक्सर ये सुना है हमने कि हमें कहते हैं ओहो मेरा मीटर घूम गया था, हाँ मेरी खोपड़ी ना घूम गई थी, टेढ़ी हो गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं? थोड़ी देर के बाद दोस्तों के पास, कुलीस के पास जाते हैं, ओ यार मेरे से गलती हो गई, I'm sorry। हाँ बॉस से मेरी सुलह करा दो यार, बॉस को बोलो कि यार माफ कर दे मुझे। लेकिन हम लोगों के सामने क्या कह रहे होते हैं? लोगों के सामने हमें कह रहे होते हैं मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरे में ना बड़े ये हैं, मैं तो जो बात होती है ना उस प्लेटफॉर्म पे कर देता हूँ, बाद में चाहे आप पे पर्चा कर दे, कह देता हूँ, हाँ चाहे बाद में आपके ऊपर आपको माफी मांगने पड़ दें कि ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने अभी सर ने बताया। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जो अदम बर्दाश्त है ना, इसके अंदर जो हमारी कम्युनिकेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। होता क्या है? होता ये है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हम दो तरह की चीज़ें करते हैं, या तो हम पूछते हैं या हम बताते हैं। हम इसी चीज़ों के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि हमने करना क्या है। जब पूछने की बारी आ रही होती है तो हम बता रहे होते हैं, और जब बताने की बारी आ रही होती है तो हम पूछ रहे होते हैं, रिवर्स हो जाता है। उससे फिर क्या होता है भाई, कंफ्यूजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उससे प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। मैं इसको एक रियल टाइम सिनेरियो के साथ डिस्कस करूंगा कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। होता ये है कि जब एक दफ़ा मेरे पास एक कुछ स्टूडेंट्स आए और वो मेरा उनके साथ टाइम जो था वो डिसाइडेड था कि जी हम 6 बजे जो है वो मिलेंगे। वो मेरे पास आए 7 बजे और 7:15 बजे मेरी एक रिकॉर्डिंग थी, मैंने वहाँ पर भी जाना था। तो मैंने उन्हें कहा जी आपके पास 15 मिनट हैं, इस 15 मिनट के अंदर जो है ना आपने मुझसे अपने सवालात पूछने हैं और करने हैं। उनको ना उन्होंने आते साथ ही उन्होंने कहा जी देखें जी हम तो बड़ी दूर से हैं। मैंने कहा यार बात यह है कि मेरी अगली कमिटमेंट है और मैंने आपसे कहा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा लेट हैं तो इसकी वजह से हमें जो है वो 15 मिनट के अंदर ये टाइम को मैनेज करना है। उन्होंने कहा कि जी सर हमें तो ये टाइम ज़्यादा चाहिए था। मैंने कहा नहीं हो सकता। 15 मिनट के अंदर उन्होंने कुछ सवाल किए, जिसके अंदर एक बच्चे ने मुझसे पूछा यार कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार अपने ऊपर काम करो, वो जो हमारी डिस्कशन होती है। उसके बाद किसी ने एक ने कहा जी मैं ना राइटर बनना चाहता हूँ तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा तुम कितनी बुक्स जो है वो तुमने अभी तक पढ़ी हैं। आप यकीन माने उसने कहा कि मेरी उम्र 22 साल है और 22 साल के अंदर मैंने 7 किताबें पढ़ी हैं। तो मैंने कहा कि तुम अच्छे राइटर नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हें और पढ़ना पड़ेगा। ले जी 15 मिनट के बाद मेरी अगली एक रिकॉर्डिंग थी, फिर मैं वहाँ चला गया, रिकॉर्डिंग में बिजी हो गया। 2 घंटे के बाद एक मैसेज आया और मैसेज के अंदर उन्होंने ये लिखा और मुझे कहा कि जी आप ना हमें सही तरह टाइम नहीं दे सके, हम आपसे मुतमईन नहीं हैं। अच्छा, मैंने कहा हमारा जो टाइम था वो तो डिसाइड था 6 बजे और आप लोग आए 7 बजे, तो मतलब मेरे तो अपने टाइम को मैनेज करना था। आप देखें ये जो सारा सर्कल है कि हम अगले बंदे को बुरा कह रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं यार अगला बंदा जो है वो ऐसा ही है। अच्छा, क्योंकि मैंने सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन चलिए आपने फॉर द टाइम इस चीज को अली भाई आपकी तरफ आऊंगा। आसन भाई ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर एक चीज जो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हाँ
सब्र और बर्दाश्त दोनों को मिला लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, चाहे वो मजहबी लिहाज से हो, कि क्या सब्र और बर्दाश्त में क्या फर्क है, थोड़ा सा वाजे कीजिएगा। और बर्दाश्त, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन गली मोहल्ले में हाय हाय फलाने अब्बा ने बहुत बुराई की थी मेरे नाल, फिर भी वो गिले करते रहते हैं। जी हरमीत भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, एक अभी जो हमारे भाई डिस्कशन कर रहे थे वहाँ से ना एक पॉइंट सामने आया और वो हमारे माशरे में बड़ा कंफ्यूज्ड पॉइंट है और आपके सवाल से लिंक्ड है। सर, हम मुनाफकत में घिरी हुई कौम है बुनियादी तौर पे। हमें बदतमीज़ी और अखलाकी जुर्रत में फ़र्क ही नहीं पता। हम क्या करते हैं, या हम बदतमीज़ हो जाते हैं और कहते हैं जी मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, या हम मुनाफिक बन जाते हैं और हम जो जायज़ इख्तलाफ है, जो फोरम पर टू दी पॉइंट करना चाहिए, जिसका पाकिस्तान में करने का इजाज़त नहीं और जो जुर्रतमंद बंदा करता है उसका फिर बुरा असर करते हैं और हम देख चुके हैं, उसमें फ़र्क हमें करना है। यानी हमें ना मुनाफिक बनना है कि गलत बात को भी जस्टिफाई करते हैं और चुप करके बैठे हैं अपने थोड़े से मफाद के लिए, और ना हमें ये करना है कि हमें ये सेंस ही ना हो कि किस फोरम पर बड़े छोटे का लिहाज रख के किन नॉर्म्स के साथ बात करनी है। तो हम देखिए, बर्दाश्त इस दरमियान है, मुनाफिकत और बदतमीजी के दरमियान बर्दाश्त है। अच्छा, अब हरमीत भाई सब्र और बर्दाश्त क्या है ये सुन लीजिए। सर, सब्र के अंदर मजबूरी का पहलू होता है, समझे? यानी ज़रूरी है कि आप जब सब्र कर रहे हो तो उसके अंदर आप हो सकता है कुछ कर भी सकते हो सकता है आप कर ही ना सकते हो, मासूर हो, मजबूरी या बर्दाश्त ही कर, सब्र ही करनी है। और बर्दाश्त के अंदर मजबूरी का पहलू नहीं होता, आप बिल्कुल रिएक्ट कर सकते होते हैं, लेकिन आप फॉर द सेक ऑफ समथिंग आप इग्नोर कर रहे होते हैं और उसको बेयर कर रहे होते हैं कि यार चले सुधर जाएगा, मौका देते हैं, छोटा है ये, चले अभी नादान है। ये इन दोनों में फ़र्क है। अच्छा, लास्टली इस चीज़ को भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। अली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें, एक बीवी की बात करें, यकीनी तौर पर हम रिश्ते में सब्र करें या बर्दाश्त करें, हमें होता है कि यार इसका रिज़ल्ट लेटर और सूनर हमें मिलेगा, लेकिन वो हम शायद आप क्या समझते हैं कि ट्रस्ट नहीं है हमें इस पर कि मिलेगा, हम खुद फिर रिएक्ट भी कर देते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं, उसको सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। क्या इस चीज़ की गवाही कौन देगा, या कैसे ट्रस्ट बिल्ड किया जाए कि अगर आप सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो लेटर और सूनर आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे बड़ी खुशी हुई है, मेरे आने का मकसद इससे पूरा हो जाएगा। देखिए, ये समझ लीजिए एक पॉइंट कि सब्र एक पूरे रवैये का नाम है, एक आर्जी एटीट्यूड का नाम नहीं है जो आपने 2, 4, 10 मिनट, 1 साल, 6 महीने के लिए पेश कर देना। रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये आपका एक लाइफस्टाइल है कि आपने चीज़ों को बेयर करके और क्लैशेस में ना जाके चीज़ों को आगे गो हेड देना। सो सब्र एक पूरी आपकी शख्सियत बना देता है। यानी हर वो शय जो आपको अपनी फैमिली में, अज़दवाजी ज़िंदगी में, अपनी ऑफिशियल ज़िंदगी में, आपके बिजनेस लाइफ में, जो भी लाइफ व्हाट्सएवर, उसमें जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, आप में वो सेंस डेवलप कर देता है सब्र कि आपने चीज़ों को कैसे टैक्टफुली हैंडल करना है, ना आपने बैकफुट पे जाना है, अपने हक छोड़ने हैं, और ना आपने किसी का हक मारना है। ये है दरमियान का नुकता, ये एक पूरा लाइफ स्टाइल है। लिहाजा जब अज़दवाजी ज़िंदगी में आते हैं, हम कहते हैं मैंने 6 महीने हो गए बर्दाश्त कर दे और मैं कितना करा। और भाई आपका काम देखिए, शादी का मतलब बीवी के साथ रहना नहीं है, शादी का मतलब मी और बीवी दोनों का इकट्ठे रह के ग्रो करना है। हम कितने लोग ग्रो करते हैं? हमें अगर कोई दूसरा आइडियल है, मेरे पास एक दोस्त आया, वो कहता है जी मेरी तो फलां आइडियल है। मैंने कहा तो इसके साथ कितने अरसे से रह रहे हो? कहता है जी 6 साल से। तो मैंने कहा अब तक इसको ग्रो करके उस आइडियल के लेवल पर क्यों नहीं लाए? कहता है जी मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैंने कहा जो लिबास तुम्हें बाहर पसंद है वो इसको पहनाओ, जो चीज तुम्हें बाहर पसंद है वो इसको, अल्लाह ने एक नेमत दी हुई है। अब देखें ना, आप खुदा तो है नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो चाहेंगे वो बनाएंगे। तो मतलब ये बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन है जो आपने दिया है। महसन, आपकी तरफ भी आऊंगी। लेट्स कम टू द सोल्यूशन कि अगर आपने कॉर्पोरेट लाइफ में या अपनी ज़ात के अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट में ये चीज़ ऐड करनी है टू बियर एवरीथिंग अराउंड यू, कैसे कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये जो भी अली भाई ने बताया कि सब्र और जो बर्दाश्त है, मैं सरफराज शाह साहब का बहुत बड़ा फ़ैन फॉलो करता हूँ, तो उनकी एक नशिस्त पे ये बात हो रही थी कि सब्र और बर्दाश्त में फ़र्क क्या है। उन्होंने फरमाया कि जो बर्दाश्त होती है ना, जब आपके साथ कोई ज़्यादती, कुछ इस तरह की चीज़ होती है तो आप करते हैं हाय हाय यार मेरे साथ क्या हो गया, वो बर्दाश्त है। जब आप कुछ बोलते नहीं हैं और कुछ कहते नहीं हैं और चुप हो जाते हैं, वो सब्र है। और सब्र का अजर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको देना होता है। वादा किया हुआ है 103 दफ़ा कुरान पाक में ये बताया गया है कि सब्र के बारे में, कि सब्र जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि जी कॉर्पोरेट लाइफ में मतलब क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो मैं ये कहूँगा कि देखें, आपको अपने कम्युनिकेशन जो है ना वो बेहतर करनी चाहिए। आपने कहाँ किस जगह पे बात करनी है आपको पता होना चाहिए, और किस जगह पे चुप रहना है आपको पता होना चाहिए। आपको पता है जब कम्युनिकेशन का इम्तहान होता है ना, तो
80 मार्क्स हैं सिर्फ सुनने के और 20 मार्क्स जो है ना वो बोलने के हैं। और अल्लाह ताला की जात ने ये देखें हमें 2 कान दिए, 1 जुबान दी है। इसका मतलब है कि सुनना जो है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हसन, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं इसी बात को कंक्लूड करूंगी क्योंकि आपने बहुत कंसाइज कर दिया, नाटशल कर दिया चीज़ों को कि आप बोलने से पहले कई दफ़ा सोचें। सुनना है, उससे अगर सुनेंगे तो बर्दाश्त भी हो जाएगा और उसके अलावा आप देखिए बर्दाश्त, रवादारी का मुजाहरा भी आप कर लेंगे। अली, आप भी इसे क्विकली कंक्लूड कीजिएगा, सोल्यूशन क्या है आपके पास टू बिल्ड दिस ट्रेट इन योर पर्सनालिटी? सोल्यूशन ये है कि आपकी शख्सियत आपके हवाले अल्लाह ने किया, आपने इसको मोल्ड करके एक नई फॉर्म देनी है। जैसे पैदा हुए हैं वैसे नहीं मरना, लिहाजा अपने आप को मोल्ड कीजिए, अपने आप को रिफॉर्म कीजिए, रिकम्पोज कीजिए, रिस्ट्रक्चर कीजिए और एक बेहतर इंसान बनिए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। होपफुली कि इनके बहुत काम आएंगी। करना आपने कुछ भी नहीं है, बस ज़्यादा कोशिश करिए, सुन ले और उसके बाद देखिए कि आपने कब रिएक्ट करना है और फौरी कभी नहीं करना। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अंडर सर्व सोसाइटीज़ की हरमीत जब हम बात करते हैं तो यकीनी तौर पर वहाँ पर जब भी किसी इंटरवेंशन की बात की जाए तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी मुआशरे में देखा ये गया है कि जब हम तब्दीली की बात करते हैं तो वो कोई आसान प्रोसेस नहीं होता। उसमें अगर लोगों की बात की जाए तो रेजिस्ट करने वालों की तादाद बहुत बड़ी होती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तो तालीम की जब हम बात करते हैं, कोई वाहिद ऐसी तब्दीली है जो कि कौमें चाहती हैं कि उनके अंदर आए। लेकिन अगर पाकिस्तानी सोसाइटी की बात की जाए तो लोकेलिटी से लेकर ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। वसाइल का ना होना सबसे बड़ा इशू है, जिसकी वजह से एजुकेशन चाहते सब हैं कि उनके बच्चों को उनके घर पे, इस कौम में, हर खित्ते में इसको परवान चढ़ाया जाए। लेकिन वसाइल के ना होने की वजह से ये प्रोसेस यकीनी तौर पर आसान नहीं होता। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनथक मेहनत के बाद कई साल अपनी ज़िंदगी के डेडिकेट करके मुआशरे में इंटरवेंशन के लिए, तब्दीली के लिए कोशिश करते हैं। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तो तालीम के लिए तो काम करने वाले वैसे ही मसीहा होते हैं। अल्लाह की तरफ से फरिश्ते नाजिल किए गए जो कि पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं इस मौजूदा हालात में भी। एक ऐसा ही नाम हमारे सामने आया, सिस्टर ज़ेफ की अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर 2 दिन पहले भी हमने इस खबर को आपके सामने ब्रेक किया था कि ग्लोबल टीचर का अवार्ड जो उनको मिला है उसके लिए $10 लाख का इनाम भी उन्हें दिया गया। और उससे पीछे हम जब सक्सेस को चेरिश करते हैं तो वो तो हम करते हैं हरमीत, लेकिन 26 साल जो उनकी सक्सेस स्टोरी है, उनकी स्ट्रगल है, उसको डिस्कस करने के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों क्या ही बात करें, तो इसलिए हमने उनको आज के प्रोग्राम में इन्वाइट किया है। आपका तारुफ कराते हैं, सिस्टर ज़ेफ हमारे साथ मौजूद है, ग्लोबल इनाम याफ्ता। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपको बहुत खुशी हो रही है, आपको देख के हमें भी बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से। पाकिस्तान का यकीनी तौर पर आप फ़ख्र हैं। हम जानना आपसे चाहते हैं सबसे पहले कि आप कैसा महसूस कर रही हैं कि 26 साल की तगदो और कोशिश, उसका इनाम जब ग्लोबल टीचर के तौर पर मिला तो कैसा महसूस किया? इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान के लिए खुशी लेके आई हूँ, पाकिस्तान के लिए एक एजाज लेके आई हूँ। और इस चीज़ का फख्र है कि पूरी जो कौम है वो मुझे इस टाइम मुत्तहिद लग रही है। पूरी कौम की तरफ से मुबारकबादें आ रही हैं। हर चेहरा जो है वो मुझे मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है इस अचीवमेंट पे। सो आई एम ग्लैड। दैट्स रियली गुड। जी हरमीत। सिस्टर ज़ेफ, अगर हम देखें, जाहिर बात है कि हमें आप पे फख्र है और कहीं ना कहीं आपकी जो खुशी है वो भी हमें मालूम है कि वो अपने लिए नहीं है, अपनी ज़ात के लिए, बल्कि इस हरे झंडे के लिए ही है, इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर बात है आज आप कामयाब हैं, जहां आप पहुंची हैं, कभी सोचा था कि ये जो जदोजहद में कर रही हूँ, जो स्ट्रगल मेरी चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं मायूसी हुई, नाकामी हुई, या सोचे कि हाँ ये मैंने क्या शुरू किया है, छोड़ देती हूँ, ऐसा कभी वक्त आया? कभी ये ख्याल तो नहीं आया कि मुझे छोड़ना चाहिए, लेकिन कभी थक जाती हूँ और उसका मैंने तरीका ये रखा हुआ है कि मैं अपने रूम में जाके कोई 1-1.5 घंटा रो लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। क्योंकि समटाइम स्ट्रेस हो जाता है, बहुत डिप्रेशन होता है, स्पेशली जिस कम्युनिटी में मैं काम करती हूँ, बच्चों के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। फिर हमेशा मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत रही है, बिकॉज मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कभी भी। मैंने खुद ही जनरेट किया। 17 साल तक पहले एज ए चाइल्ड लेबर काम किया, फिर
एज ए रिसेप्शनिस्ट काम किया, फिर बेहतर बेहतर जॉब्स जो है जैसे जैसे एजुकेशन बड़ी मिलती गई, तो चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा रहे हैं, बट ये नहीं कभी सोचा था कि ऐसा सिस्टर ज़ैफ, ख्याल कैसे आया? जाहिर बात है कि कुछ काम आप करते हैं ना कहीं सोच से कहीं ना कहीं आप देखते हैं और फिर आप कहते हैं ना मुझे ये काम करना चाहिए, तो ऐसे ही ख्याल आया और फिर जो आप कह रही हैं कि उसके लिए तवील जदोजहद है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में ब्लेस्ड वो लोग होते हैं जिनको ये पता चल जाता है कि वो इस दुनिया में क्यों पैदा हुए थे, और मैं उनमें से एक हूँ। मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि मुझे कुछ करना है और मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, क्योंकि एज ए चाइल्ड मेरा काफी मायूस कुन चाइल्डहुड था, और मैंने ये सोचा कि और किसी बच्चे को ऐसा चाइल्डहुड नहीं मिलना चाहिए। और जब अपने इर्द गिर्द देखा तो मुझे कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आया जो ऐसा सोचता बच्चों के लिए, सो मैंने सोचा कि मैं ही अब करती हूँ और छोड़ा। जब आप अपनी लाइफ की कॉलिंग को पहचान लेते हैं तो आपको सिर्फ उसी में सेटिस्फेक्शन मिलती है। और मैं जब एक बच्चे को पढ़ाती हूँ, जब उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। सिस्टर ज़ैफ, ये भी बताइएगा, यकीनी तौर पर आपका ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से है, पाकिस्तान का आप प्राउड हैं, और आपने देखी कि वो सक्सेस स्टोरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, घर के सहन से पसमानदा बच्चों के लिए इस स्कूल की बुनियाद रखना, जो कि अब आप बहुत वाइडर लेवल पर करना चाहती हैं। आप क्या समझती हैं कि जो लंबा अरसा रहा ये तगोदो है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप ये जर्नी शेयर करें कि उस वक्त हालात क्या थे, कैसे आपने शुरू किया, और वसाइल ना होने के बावजूद भी हौसला कभी नहीं टूटा आपका? 13 साल की थी, 7वीं में स्कूल छोड़ दिया था टीचर के रवैये की वजह से मायूस होके, तो सोचा कि खुद को खुद ही पढ़ाऊंगी। लेकिन साथ में फिर मुझे इर्द गिर्द के बच्चे भी अपने गली मोहल्ले में नजर आए, तो मैंने कहा चलें हम सब मिलके पढ़ते हैं, और मैंने उनको कन्विंस किया कि वो मेरे स्कूल में आए। और वहां से इस सफर का आगाज हुआ। घर के सहन में बस 4 दीवारी थी और कुछ भी नहीं था, किताबें भी नहीं थी, नोटबुक्स भी नहीं थी। फिर मैंने शर्ट्स के ऊपर कढ़ाई करना शुरू की, 10 रुपए एक शर्ट के मिलते थे, और वो मेरी पहली फंडिंग थी जो मैंने जनरेट करना शुरू की स्कूल के लिए। और वहां से बस बहुत बहुत साल मैंने, कोई ऑलमोस्ट 14 सालों तक मैंने घर के सहन में पढ़ाया। लेकिन फिर 2014 में मुझे लिंडसन्स ग्लोबल प्राइज मिला, उसके मुझे $20,000 मिले, और वहां से मैंने एक वोकेशनल सेंटर की बुनियाद रखी जहां पे हम फ्री स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं खवातीन को, और साथ ही मैंने अपना स्कूल भी एस्टैब्लिश किया। सिस्टर ज़ैफ, अगर हम बात सफर की करें, जाहिर बात है सफर में कुछ ऐसे लोग बड़े यादगार बन जाते हैं कहीं ना कहीं मुश्किल वक्त में जो आपके साथ खड़े होते हैं। घर की बात करते हैं, आजकल तो 2 बच्चे 3 बच्चे आ जाएं और घर में भैया किसी ने सोटा उठाया होता है और घर से निकाल लेते हैं बच्चों को, होता है ऐसी है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये सारा कुछ सपोर्ट किसकी थी, वालिदैन या दीगर दोस्तों की, कि हाँ खैर है, हो जाएगा, कामयाब हो जाओगी? मेरे शुरू में तो ऐसा होता था कि जब मैं बच्चों के साथ खेल रही होती थी, हर वक्त किताबें पढ़ती थी, अखबार पढ़ती थी नॉलेज गेन करने के लिए, तो जूतियां भी पढ़ती थी। अम्मी अक्सर उठा के दूर से जूता मारती थी, लेकिन क्योंकि मैं घर के काम नहीं करती थी। बट वो लोग मैं एक वर्किंग क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे वालिदैन मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने मुझे मोरल सपोर्ट जरूर दी। जब उनको पता चला कि इसका पैशन यही है, तो उन्होंने मुझे कभी इससे रोका नहीं। मैं 17 साल तक मैंने जॉब की और मेरी जितनी भी सैलरी थी वो मेरे स्कूल में ही जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम घर पे कुछ नहीं दे रही हो, तुम फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रही। उनको पता था कि ये वो कहते हैं कि ये दरवेश बंदी है और इसने बस इधर ही पैसे लगाने हैं, तो मैं ऐसा ही मैंने किया है। तो सबसे पहले उनकी ये भी बताइएगा कि देखिए मॉरल सपोर्ट तो आपको मिली, लेकिन आप बिल्कुल पहले वाली बात जो आप कर रही थी कि अल्लाह ताला की तरफ से इंतखाब कर लिया जाता है चंद एक लोगों का जो कि इंसानियत की खिदमत के लिए चुन लिए जाते हैं, आप उनमें से एक हैं। लेकिन बताइएगा कि मुस्तकबिल के लिए अब आपके क्या प्लान है? जो इनामी रकम आपको मिली है, हमने सुना है कि बहुत बड़े लेवल पर आप स्कूल शुरू करना चाहती हैं, क्या क्या प्लान हैं आपके? पहली बात तो ये कि ये जो रकम अनाउंस हुई है ये मुझे 10 से 15 साल में मिलेगी इंस्टॉलमेंट्स में। तो मेरा ये प्लान था जब अप्लाई किया था, हाँ जी, जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरा ये प्लान था कि एकदम से इतनी बड़ी रकम आएगी तो मैं 10 एकड़ की जगह खरीदूंगी और वहां पे मैं अपना ड्रीम स्कूल बनाऊंगी। अब चूंकि पैसे आहिस्ता आहिस्ता मिलने हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से दरखास्त करना चाहती हूँ कि मैंने ये साबित कर दिया है कि मैं टीचर हूँ और मैंने हमेशा टीचर रहना है, तो मुझे मौका दिया जाए और मुझे जगह दी जाए ताकि जब ये पैसे मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता आए तो मैं ये यूज करूं बिल्डिंग बनाने के लिए। मैं एक ड्रीम स्कूल बनाना चाहती हूँ 2000 बच्चों के लिए, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, उनको अच्छी सेहत देना चाहती हूँ, उनको अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ और उनको वो सारे मौके देना चाहती हूँ जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।
हरमीत हमारे अच्छा, पास वक्त छुट्टी थोड़ा हो सा गई। काम है। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, हमें बहुत खुशी है आपने अपना वक्त दिया और जो बातें आपने हमसे की उसी को अगर बुनियाद बनाकर मैं कंक्लूड करूँ इस पूरे टॉपिक को, तो यकीनी तौर पर कोई भी काम शुरू करने से पहले बहुत मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसको इनिशिएट करना जो है ना, बस वही आपका टास्क है। उसके बाद कारवां बनता चला जाता है और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करते हैं। हुक्मरानों पर बात की जाए, इदारों पर बात की जाए, तो उससे पहले हमारा भी कोई इनफरादी किरदार है कि अगर इंसानियत की खिदमत के लिए हम कुछ कर सकें तो हमें ज़रूर करना चाहिए, और ये आपकी जिम्मेदारी है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिस शहर का आज हम जिक्र करेंगे हरमीत, उसकी एफिलिएशन और उसकी जो शोहरत है उसकी बहुत सारी वजूहात है। अगर हम कसूर की बात करें तो बाबा बुल्ले शाह, मैडम नूरजहां, और फिर वहाँ पर और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ मौजूद। अगर गुजरांवाला की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, कराची की बात की जाए, आप कहीं भी रहते हो, कसूर की चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। उसमें वहाँ का फालूदा, उसका भी जिक्र हम कर लेते हैं। अंदरस्सों की भी बात कर लेते हैं, जिसके बारे में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। लोग कहते हैं अंदरस्से खाने जा रहे हैं, अंदरस्से खाने जा रहे हैं या अंदर से खाने जा रहे हैं। ये एक कन्फ्यूजन है जिसको हम मेरे ख्याल से आज क्लियर करेंगे। लेकिन वहाँ से एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट हमने बनाई है हरमीत, जो वहाँ की सौगात के लिए डिपिक्ट करेगी। वो रिपोर्ट देखकर आप वापस आए, फिर हम ज़रा इस पर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जस्ट हैव अ लुक। कसूर में तैयार किए जाने वाले गोल चांद की शक्ल के अंदरसे जिनको देखकर मुंह में पानी भर आता है। अंदरसे कसूर की तारीखी सौगात हैं। कसूर की वह आइटम है कि ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। पहले पकोड़े बनते थे, अब अंदरसे बनने लगे। आस्ता आस्ता ये गुड़ में तकसीम हो गए, फिर खोए में हो गए, फिर पेड़ों में मशहूर हो गए। मशहूर है कसूर के सौगात है, खोए वाले, गुड़ वाले, अंडे वाले, चीनी वाले, हर किस्म के अंदरसे पूरे पाकिस्तान में मशहूर है हमारे अंदरसे। आग में रखते चीनी, उसमें पानी डाला जाता है। जब चीनी पक के रबड़ बन जाए ना चीनी को, उसे उतार के उसमें आटा मिक्स कर दिया जाता है। जब आटा मिक्स हो जाता है, आटा मिक्स होकर ये बन जाती है बार। खोए के अलावा गुड़ और चीनी से जायकेदार अंदरसे अपनी लज्जत में लाजवाब हैं। न सिर्फ कसूर बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़े शौक से खाए जाते हैं। कैमरा टीम के साथ फिदा हुसैन, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़, कसूर। अच्छा, ये बात तो वाकई सच है, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है ये अंदरसे। और ख़ासतौर पर अगर हम उर्स की बात करें तो बाबा बुल्ले शाह का जो उर्स होता है, ज़ायरीन बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से वहाँ तशरीफ़ लाते हैं, तो ये सौगात हमेशा अपने शहरों में और जहाँ से वो बिलोंग करते हैं लेके जाते हैं। कसूर, और मैं तो गया हूँ, TRT की एक शॉर्ट फिल्म थी जिसके लिए मैंने शूट करा था बाबा बुल्ले शाह जी के दरबार पे, और लोगों की जो मोहब्बत थी मेरे साथ और जिस तरह वो मिले, और वो शूट हमने किया। लेकिन बात अंदरसों की हो रही है तो भैया मुझे फिर अपना घर याद आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मेरी वालदा बड़े मजे मजे की बनाती थी। पहले चावल को भिगोना, फिर ड्राई करना, उसको धूप में खुश्क करके, फिर हमारे घर में एक चक्की हुआ करती थी, उस चक्की से वो पीस के फिर कहीं ना कहीं चाशनी मिला के, और वो अंदरसे जब बनते थे दोपहर के वक्त। जाहिर बात है कि गांव की दोपहर बड़ी लंबी होती है और कहीं ना कहीं आपको भूख लग जाती है, और भूख में फिर भूख मिटाने के लिए चाय के साथ जो है वालदा गरम गरम अंदरसे बना लेती थी। इसका ये अगर आप गरम गरम खाएं तो उसका बड़ा मजा होता है। अंदर एक चाशनी सी होती है, सॉफ्ट सा आटा होता है जो चावल से ही बना होता है, और वो चाशनी बड़े मजे की होती है। खासकर गुड़ की अगर हो तो फिर कोई बात ही कुछ और है। लेकिन वैसे शहर कसूर की बात की जाए तो बाबा बुल्ले शाह जी का दरबार हो या वहां के अंदरसे हो या दीगर, और फिर वहां के आसपास अगर हम देखें, जब भी बाबा बुल्ले शाह जी का उर्स होता है तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद होती है वहां पे लोगों की। लेकिन बहरहाल बात अंदरसों की हो रही है तो सर्दियां हैं, और सर्दियों में अगर गर्म गर्म अंदरसे मिल जाए चाय के साथ तो बात कमाल की जाए। जितना डिलीशियसली आपने एक्सप्लेन कर दिया ना इस चीज़ को, मॉर्निंग में सुबह सुबह हम स्क्रीन पे बैठ के लोगों को ये कन्विंस कर रहे हैं कि अगर आप जाएं तो अपने और अपने प्यारों के लिए ज़रूर अंदरसे लेके आए। लेकिन उम्मीद इसकी मेकिंग जिस तरह से आपने बताई है और जिस तरह से इस रिपोर्ट में बता रहे थे, यकीनी तौर पर ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। मतलब अभी भी बहुत सारी ऐसी दुकानें वहाँ मौजूद हैं जो कि पुराने तरीक़ों से बनाते हैं। अब चूँकि मलाई की बात करें और हम पेड़ों की बात करें, मुख्तलिफ तरह की इकसाम मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जो पुरानी रवायत है, जिस तरह से पुराने तरीके से बनाया जाता था, वो आज भी उतना ही मशहूर है और लोग उसको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक और बड़ी अहम चीज़ हरमीत वो ये कि अगर आप कसूर जाएँ और अगर इस मार्केट में जाए जो कि बाबा बुल्ले शाह
बादशाह के दरबार के इर्द गिर्द हैं, वहाँ की जो हैपनिंग है वो हमेशा आपको एक मेले की सी फील देती है। मतलब फलूदे की एक से बढ़कर एक दुकान है, खूबसूरत उसको सजाया जाता है, तज़ीनो आराइश बड़ी खूबसूरत की जाती है, और गरम गरम ये खुशबू जब बाजार के एंट्रेंस से लेके चीज सोहा, बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे उनकी जाहिर बात है बाबुल शाह जी के दरबार में पहुंचते हैं तो एक तो तरह तरह की चीजें आपको आसपास मिलती हैं, फिर मन्नतों के लिए भैया जवान जोड़ियां और जोड़े आते हैं, और खासकर खवातीन, भैया मैंने तो उसको करना है, रिश्ता करना है, और उसने भी रिश्ता करना है, तो ये मन्नतें वाले जो डिमांड होती है। और मुझे तो कई खवातीन ने मेरे पांव छूना शुरू किया, मैंने कहा भाई पापी आदमी हूँ, भाई सरदार हूँ लेकिन पापी आदमी हूँ, इतना पुण्य मैंने कमाया नहीं है, लेकिन बहरहाल लोगों की मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने कहा सरदारों ये आपका शहर है कसूर, आए अपने शहर, और जब आप आते हैं तो हमें खुशी होती है। तो मेरे ख्याल में आपकी बात है कि एक मेले का समा होता है, हर वक्त रौनक ही वहां पे रहती है, और यही खूबसूरती है इन खूबसूरत शहरों की, जो कि छोटे तो जरूर है लेकिन इनके लोग बहुत बड़े थे। और बाबुल शाह की शायरी की बात की जाए, उनके कलाम की बात की जाए, उनकी सूफियाना इकराम में अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर उनको आज देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, लोग बहुत बड़ी तादाद में उनको फॉलो करते हैं। और हर साल जब भी उर्स होता है हम देखते हैं कि ज़ायरीन बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से आते हैं और इस तरह की सौगात जो है वो वापस लेकर जाते हैं। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।